नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम सामान्य विज्ञान खंड के एपिसोड नंबर 7 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2014 में आए प्रश्न पत्र की। जैसा पैटर्न हमने पहले रखा था वैसे ही पैटर्न में चलेंगे कि एक एक क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं 2014 के प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। 2014 के प्रश्न पत्र की बात करें तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन क्या दिया गया है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ये कथन एक कह रहा है। वहीं कारण की बात करें तो कारण दिया गया है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ये आपको दिया गया है। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, मतलब कथन और कारण जो दोनों दिए गए हैं वो दोनों सही है। ए करेक्ट है, ए और आर दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ये आपके ऑप्शन 2 में लिखा गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये दिया गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, दो आपके यहाँ पे एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। देखिए हम सोते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम रात में सोते क्यों हैं और रात में ही क्यों सोते हैं। देखिए सोना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी को रीस्टोर करने का काम करता है, हमारे टिश्यूज को क्या करता है, वापस बिल्ड करता है, हमारे ग्रोथ को प्रोत्साहन करने का काम करता है। इसका मतलब नहीं है कि आप दिन भर सोएंगे, लेकिन हम रात में ही क्यों सोते हैं ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम दिन में क्यों नहीं सोते, और अगर दिन में सोते हैं तो लाइट ऑफ करके क्यों सोते हैं, ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए हमने एपिसोड जब 3 पढ़ा था तो हमने बात की थी कि हमारे शरीर में जो भी क्रिया हो रही है उसे कोई ना कोई कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक किया था नियंत्रण और दूसरा समन्वय करने का काम कर रहा है। चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जाग रहे हो, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है। हमें नींद कितनी आएगी और कब आएगी ये भी हमारा शरीर तय कर रहा होता है। ये कौन तय करता है, तो जब हमने बात की थी तो हमने 2 ग्रंथियों की बात की थी। कौन कौन सी ग्रंथियों की बात की थी वो देख लेते हैं। एक हमने बात की थी अंतःस्रावी ग्रंथि की, जिसे क्या कहा जाता है, तो एंडोक्राइन कहा जाता है। और दूसरा हमने क्या बात किया था, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात की थी, इसे क्या कहा जाता है, तो एक्सोक्राइन कहा जाता है। हमने क्या बात किया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, तो हार्मोन सिक्रीशन का काम करती है। क्या सिक्रीट करती है, तो हार्मोन सिक्रीट करती है, और खास बात यह है कि ये सिर्फ रक्त में सिक्रीट करने का काम करती है। वहीं हमने बहिर्स्रावी की ग्रंथि की बात की थी, हमने क्या बात की थी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या करती है, तो एंजाइम सिक्रीशन का काम करती है। हमारे शरीर में क्या हो रहा है और हमारा मूड कैसा है ये भी डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में हार्मोन कैसे बन रहे हैं। कोई लड़का है या कोई लड़की है ये भी तय करेगा कि उसके हार्मोन कैसे सिक्रीट हो रहे हैं। उसमें जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं ये भी कौन तय करता है, हार्मोन तय करता है। और जब बात आती है नींद की, तो आपको नींद कब आएगी और कितनी आएगी ये भी डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं। वो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण आपको नींद आती है और रात में ही नींद आती है, वो देख लेते हैं। और वो कहाँ से उत्पन्न होता है, देखिए एक पिनियल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एक क्या कर रहा है, तो हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन है। और यही तय करता है कि आपको नींद रात में क्यों आती है। देखिए मेलाटोनिन का सिक्रीशन क्या होता है, रात में ज्यादा होता है, और क्या होता है जैसे ही प्रकाश बढ़ता है वैसे ही इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। यहाँ पे आपको एक SCN दिखाई देगा, यानी सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस दिखाई देगा, जो किसको संदेश भेजता है, तो पिनियल ग्लैंड को संदेश भेजता है। और उसके बाद ये क्या करता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। जब
दिन होता है तो इस हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जैसे ही रात होता है इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब इसका क्या हुआ, पिनियल ग्लैंड जो है वो किसके प्रति संवेदनशील है, वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। यदि प्रकाश ज्यादा होगा तो मेलाटोनिन क्या होगा, कम होगा, और प्रकाश कम होगा तो मेलाटोनिन क्या होगा, ज्यादा होगा। यही कारण है कि हमें जब हम सोते हो तो हमें लाइट चुभने लगती है। उसकी भी एक बड़ी वजह है कि मेलाटोनिन वहां पे सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। तो आपके प्रश्न में क्या दिया गया था वो देख लेते हैं। प्रश्न में आपसे ये कहा गया था कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ये तो बिल्कुल सही है कि हमें सोते समय लाइट बहुत कम चाहिए होता है, और कारण क्या दिया गया है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। अधिक नहीं होता है, तीव्र प्रकाश में कम होता है। मतलब आपका कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। मतलब आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो पहले प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। वहीं आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। यदि आपको पहला प्रश्न में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि समझ में आ गई होती तो ये बिल्कुल सही हो जाता। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें, यदि आपका जनरल नॉलेज सही है तो भी आप सही उत्तर कर लेके जाएंगे। कैसे कि आपने सुना होगा कि बालों का कैरेटिन ट्रीटमेंट कराया जाता है, या आपने सुना होगा शैम्पू के बॉटल में लिखा रहता है कैरेटिन युक्त शैम्पू है। इसका मतलब क्या हुआ, बाल के लिए हमारे कौन सा प्रोटीन जरूरी होता है, तो आपका कैरेटिन प्रोटीन जरूरी होता है। ये क्या है, एक टाइप का रेशेदार प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में पाया जाता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। बाकी ऑप्शन की तरफ देख चलते हैं और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला है ऑक्सीटोसिन दिया गया है, सी ऑप्शन की बात करें तो वैसोप्रेसिन दिया गया है, और डी ऑप्शन की बात करें तो ट्रिप्सिन दिया है। अभी हमने बात की है एंडोक्राइन की और एक्सोक्राइन की, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कर रहा था, तो हार्मोन सिक्रीशन का काम कर रहा है। वहीं बहिःस्रावी ग्रंथि क्या कर रहा है, तो आपका एंजाइम सिक्रीशन का काम कर रहा है। तो ये दोनों जो है वो हार्मोन्स है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है वो क्या है, हार्मोन है। वहीं आपका ट्रिप्सिन दिया गया है, ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। इतना मामला समझ में आते सहित ये दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हार्मोन है मतलब अंतःस्रावी का मामला है, यदि एंजाइम है यानी बहिःस्रावी का मामला है। अब ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन किसी ना किसी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्थापित किया जा रहा होगा। तो देख लेते हैं कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो इसके सिक्रीशन का काम कर रही है। तो इसका नाम क्या है, तो पीयूष ग्रंथि है, या पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी हार्मोन्स को, बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि करता है। और पीयूष ग्रंथि के आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे। 2 भाग कौन कौन से भाग है, देखिए एक ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है और आपको एक ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर है जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो भाग है वो कौन सा है, इंटीरियर है, और दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर पार्ट से ही आपके क्या सिक्रीट होता है, तो 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसका नाम क्या है, तो एक का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन है, और दूसरे का नाम क्या है, तो वैसोप्रेसिन है। ये दोनों क्या है, हार्मोन है जो किसके द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं। एक की बात कर ले, ऑक्सीटोसिन, जिसे क्या कहा जाता है, तो लव हार्मोन कहा जाता है। इसे लव हार्मोन क्यों कहा जाता है, देखिए जब माँ किसी बच्चे को जन्म दे रही होती है, जन्म देने के तुरंत ही बाद उसके बच्चे से लगाव बहुत ज्यादा होता है, वो बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगती है। वो कैसे होता है कि वो अचानक से इतना प्यार उमड़ आता है अचानक से, क्योंकि उससे क्या होता है, उसके शरीर में क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है। इसी कारण क्या होता है, तो उसका बच्चे के प्रति लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीटोसिन जो है, हार्मोन जो है, वो सिर्फ मादाओं में देखा जाता है, बल्कि ये पुरुषों में भी उतना ही देखा जाता है जितना मादाओं में देखा जाता है।
बहुत सारे पुरुष बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, पारिवारिक तौर पर अच्छे से रहते हैं, तो क्या हो रहा है उसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज़्यादा सिक्रीट होती है। ये उसका एग्जाम्पल है। जब भी हम आलिंगन के समय रहते हैं, जब हम एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, उस समय भी किसका सिक्रीशन होता है, तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो लव हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरे की बात करें, वैसोप्रेसिन की बात करें, तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, जो मूत्राशय से मूत्र निकल रहा है वो कितनी मात्रा में निकलेगा, वो अधिक मात्रा में ना निकले, इस बात का सुनिश्चित कौन करता है, तो वैसोप्रेसिन करता है। अगर मूत्र ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो वो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, तो वो कंट्रोल करने का काम वैसोप्रेसिन कर रहा है। और वो कहाँ से स्रावित किया जा रहा है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जा रहा है। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो हम चलते हैं, एक और ऑप्शन छूट रहा है। किसकी बात छूट रही है, तो ट्रिप्सिन की बात छूट रही है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है। वही एंजाइम कौन सिक्रीट कर रहा है, तो आपका बहिस्रावी ग्रंथि सिक्रीट कर रहा है। तो वो कौन सा बहिस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा ट्रिप्सिन सिक्रीट किया जा रहा है, तो वो है पेनक्रियाज, या जिसे क्या कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है। देख लेते हैं कहाँ पे आपको इसका लोकेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अग्नाशय, जिसे क्या कहा जाता है, पेनक्रियाज कहा जाता है। और यही क्या करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये एक टाइप का पाचक हार्मोन है। हम जो भी खाते हैं, हम क्या किस रूप में खाते हैं, हम या तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं, या प्रोटीन खा रहे होते हैं, या वसा खा रहे होते हैं। इन सबको पचाने का काम कौन कर रहा है, तो यही पाचक क्या कर रहे हैं, एंजाइम ही इन्हें पचाने का काम कर रहे हैं। उसमें से प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ से सिक्रीट किया जाता है, तो पेनक्रियाज द्वारा सिक्रीट किया जाता है, यानी अग्नाशय द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो इतनी बातें हो गई हो, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, बी है। बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल गलत करके नहीं आने हैं। यदि आप ऑप्शन ही सही तरीके से समझते हैं तो आपके आने वाले क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे। यदि 15 से 16 क्वेश्चन का मामला बन रहा है तो आप नहीं करते हुए 8 क्वेश्चन तक बिल्कुल सही कर जाएंगे, यदि आपका जनरल साइंस अच्छा है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपके कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट दिया गया है, आपको बोरेक्स दिया गया है, वहीं आपको यहाँ पे सोडियम टेट्राथायोनेट दिया गया है, वही अमोनियम मॉलिब्डेट दिया गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है आपसे कि फोटोग्राफी को स्थिर करने का काम कौन कर रहा है। तो आपको यदि ध्यान होगा तो एक समय में हम सुनते थे कि फोटोग्राफी के लिए हम लोग क्या ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव्स का यूज करते थे, और नेगेटिव से क्या डेवलप करते थे, तो हम फोटो डेवलप करते थे, फोटोग्राफ डेवलप करते थे। वो प्रोसेस कैसा होता था, तो आपको इसके लिए एक कंपाउंड ध्यान आ रहा होगा। यदि आपने कक्षा 10 की किताब अच्छे से पढ़ी है, मेरा एक सजेशन है, ऑनेस्ट सजेशन है कि यदि साइंस के सवाल आपको सही करने हैं और अच्छे तरीके से सही करने हैं तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो 9वीं और 10वीं की अच्छे से पढ़ डालिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो कक्षा 10 की एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल दिया गया है। किसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको दिया गया है AGBR का, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे जब हम किसके सामने रखते हैं, सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट के सामने रिएक्ट कराते हैं, तो ये किसमें टूट जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, AG अलग हो जाता है और BR अलग हो जाता है। ये प्रोसेस होता है फोटोग्राफ निकालने का। लेकिन जब हम फोटोग्राफ निकाल ले जाते हैं उसके बाद ये कुछ एक्सेस मात्रा में रह जाता है। अब एक्सेस मात्रा को हटाने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसे ही कहा जाता है फिक्स करना। क्या कहा जाता है, फिक्स करना। ये जो AGBR का हमने इस्तेमाल कर लिया फोटोग्राफ निकालने में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मात्रा में रह गया है इसे फिक्स करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं कैसा रिएक्शन होता है। AGBR जो होता है वो क्या होता है, तो सॉल्यूबल नहीं होता है,
उसे क्या करना है, सॉल्यूबल बनाना है, ताकि हम क्या कर सकें, फोटोग्राफी को फिक्स कर सके। और फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसको फिक्स करना है, तो AgBr की मात्रा को क्या करना है, हटाना है जो एक्सेस मात्रा में है। तो हम इसके साथ मिला देते हैं किसे, तो सोडियम थायोसल्फेट को हम मिला देते हैं। तो क्या रिएक्शन होता है वो देख लेते हैं। ये रिएक्शन होके बनता है Na3Ag, ये वाला पूरा उठ के यहाँ आता है H2O3.2 प्लस NaBr, यहाँ पे बनता है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। देखिए ये सॉल्यूबल नहीं था, ये सॉल्यूबल नहीं था, लेकिन ये क्या है, सॉल्यूबल है, मतलब क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और इसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी फोटोग्राफी को क्या करने की, फिक्स करने की बात आएगी, तो किस कंपाउंड की बात आएगी, किस यौगिक की बात आएगी, तो ऑप्शन ए में ही आपके लिखा है, क्या लिखा है, सोडियम थायोसल्फेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि AgBr जो घुलनशील नहीं है, उसे घुलनशील बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम है। ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपने, जब हम सीरीज या कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उसे अच्छे तरीके से देखना चाहिए, ताकि एक एक चीज़ पता चली। आपको अभी एक लेटेस्ट में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है रेलवे मैन, नहीं देखा है तो देखना चाहिए, बहुत अच्छी सीरीज़ है। और ये भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर ही स्पेशली बेस्ड है। उसमें क्या हुआ था, अगर हम बात करें किसकी, भोपाल गैस त्रासदी की, कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी। और ये बहुत ही भयावह घटना थी। कौन सी घटना थी, तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो क्या करती है, कीटनाशक बनाने का काम करती है, वहाँ पर क्या हुआ था, तो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का जो टैंक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो कीटनाशी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का एक जो टैंक था वो दबाव ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, तो फट गया था। और मिथाइल आइसोसाइनेट किस में घुल गया था, तो पानी में घुल गया था। और वो क्या हो गया, जहरीला हो गया। और जहरीला होने के बाद बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई। कई पीढ़ियां इससे प्रभावित रही, क्योंकि ये जैसे ही पानी में घुल जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है। इससे वो घटना बहुत समय तक याद की जाती है। आज भी जब 2 दिसंबर का दिन आता है तो स्पेशली भोपाल गैस त्रासदी याद की जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा औद्योगिक दुर्घटना था जो भोपाल में देखी गई। बहुत सारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इससे प्रभावित हुई, क्योंकि ये हमारे क्या करता है, इंटरनल सिस्टम तक को डैमेज कर देता है। आंखों में जलन होने लगी, खांसी होने लगी, साथ में फेफड़े जो है लोगों के फटने लगे, किडनी तक को प्रभावित कर दिया। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो गैस थी वो कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जो जल में घुलकर क्या हो गई थी, विषैली हो गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी चौथे का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो हवाई जहाज में टायर लगे होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो हवाई जहाज के टायर होते हैं, आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि दबाव और वहाँ पे क्या होता है, घर्षण इतना ज़्यादा होता है कि जैसे ही वो टेक ऑफ करे या लैंड करे तो उस समय फ्रिक्शन वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ आग लगने की संभावना या विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। अब ऐसे में उनके टायरों में क्या ऐसा भरा जाता है कि उन सारी दुर्घटनाओं से उसे मुक्त किया जा सके। तो हमेशा याद रखना, इसमें इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एक तो ये दक्ष है, दूसरा क्या है, इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। सब पे बात कर लेंगे क्यों प्रदर्शन अच्छा है, क्यों दक्ष है, और क्या है, ये सुरक्षित है, इसलिए इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो हवाई जहाज के टायरों में इसका इस्तेमाल किया जाता। सोचिए, अगर टायर में क्या भर दिए जाए, अगर हवा भर दी जाए, आप छोड़िए हीलियम को, छोड़िए
नियॉन को छोड़िए, हाइड्रोजन को, सोचिए अगर आप नॉर्मल हवा उस चक्के में भर देते तो क्या होता। जैसे ही उड़ान भरती और जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचती, आपको पता होगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते चली जाएगी टेम्परेचर क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। और जैसे ही टेम्परेचर क्या होने लगे, घटने लगेगा, तो उसके अंदर जो हवा होगी उसमें नमी भी तो होगी, ऑक्सीजन होगा और नमी होगा। वो नमी क्या होगी तो क्या हो जाएगी, जम जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तापमान घटेगा, वो जो नमी है वो बर्फ में बदल जाएगी। और यदि टायर के अंदर बर्फ होगा और वो क्या करे, लैंड करे या टेक ऑफ करे, तो उस समय क्या होगा, वो टायर क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे और वहां पे क्या लग सकती है, आग लग सकती है। अब नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, देखिए नाइट्रोजन में बॉन्ड कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड N होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये लगभग इनर्ट होता है। इनर्ट गैस किसे कहा जाता है, अक्रिय गैस किसे कहा जाता है, जो किसी और के साथ क्रिया नहीं करते। अक्रिय गैस के एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो आपको दिखाई देगा, किसकी बात कर सकते हैं हम, हीलियम की बात कर सकते हैं। हीलियम भी जो क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कहने का मतलब क्या होगा, देखिए हीलियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और पहले कक्ष में क्या होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब ना तो इसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ना तो इसे क्रिया करने की जरूरत है किसी से, मतलब अपने आप में संतुष्ट होना। और नाइट्रोजन भी लगभग अपने आप में क्या है, स्थिर है, वो किसी और से क्रिया करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता है। अब आप पूछेंगे नाइट्रोजन क्यों, हीलियम क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। हीलियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हीलियम का कॉस्ट बहुत महंगा पड़ेगा। उसके कंपेयर में नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा अच्छा है और ज्यादा क्या है, किफायती है। दक्षता भी इसकी ज्यादा है, क्योंकि ना तो ये आग पकड़ता है, ना तो ये टायरों का क्षरण करता है। यदि आप संक्षारण के बारे में सुने होंगे, हम इसकी बात भी कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, कि संक्षारण क्या होता है, यदि कोई भी गैस टायर के सरफेस से यदि क्या करने लगे, क्रिया करने लगे, तो वो क्या कर सकती है, टायरों को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे क्षरण कर सकती है। लेकिन नाइट्रोजन ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं करती है, ना तो वो किसी और से अभिक्रिया करती है और ना ही टायर में जो रबर लगे होते हैं उसके साथ रिएक्ट करती है। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका कौन सा उत्तर सही हो जाता है, सी सही हो जाता है। पहले आयोग ने उत्तर दिया हीलियम, उसके बाद उसने चेंज करके क्या लिख दिया, नाइट्रोजन। हीलियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उससे बेटर तौर पर किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे 5वें का कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। यदि आप रेगुलर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है, सामने दिया गया है वसा, फिर आपको दिया गया है सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, अंतःस्राव या हार्मोन, प्रोटीन दिया गया है और विटामिन दिया गया है। जब भी मैं बात करती हूँ तब मैं कहती हूँ हम मेजर इनटेक क्या लेते हैं, मेजर इनटेक के तौर पर हम वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तीनों की बात हमने की है, मतलब ये मेन आहार है हमारे। किसकी किसकी बात कर रही हूँ, हम वसा लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं, तो ये तो हो गए मेन आहार हो गए। अंतःस्राव या हार्मोन्स की बात हमने करी है कि हार्मोन हम लेते नहीं हैं आहार के तौर पर, हार्मोन्स तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं और ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, विटामिन बाहर से लेते हैं, विटामिन के इनटेक लेते हैं। जैसे विटामिन सी अगर हमको लेना होता है तो हम क्या करते हैं, तो नींबू, संतरा ये सब खाना पसंद करते हैं। तो विटामिन जो होता है वो कहाँ से लिया जाता है, आउटर सोर्स से लिया जाता है बॉडी में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। और विटामिन अगर कम हो तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, विभिन्न रोग हो जाते हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं, कब कर चुके हैं, एपिसोड 3 अगर देखेंगे, ये देखने से पहले आप 3 देख लीजिए, तब ये एपिसोड आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है। भोजन का प्रमुख अंग क्या है वो आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में दिया है स्टार्च, दूसरे ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज, तीसरे ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट और चौथे ऑप्शन में आपको क्या दिया है,
सेल्यूलोज दिया है। अभी हमने क्या बात की, हम 3 इनटेक मेजरली लेते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा और तीसरा प्रोटीन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कि हमारे भोजन का प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पचता कैसे है? तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, विभिन्न एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स। अब एंजाइम्स जैसे ही कहा जाए आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। और ऐसा तो नहीं हमने कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट खा लिया और वो पेट में जाके पच गया। तो हम क्या करते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं और कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को विघटित करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में विघटित करते हैं, तब जाके उसका पाचन करते हैं। जैसे दांत में आपका मैकेनिकल प्रोसेस होगा कि कार्बोहाइड्रेट जैसे ही कोई आएगा हम खाएंगे तो वो क्या करता है, चबा के उनको छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम जैसे ही लार के पास जाएंगे तो इसमें एमाइलेज पाया जाता है, जिसकी बात हमने की थी। एमाइलेज क्या करेगा, तो उसे किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, किस में कन्वर्ट करने का काम कर देगा, तो मोल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कर देगा। फिर हमने बात की ही हमारे शरीर में और भी पाचक एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, तो पाचक एंजाइम्स द्वारा कन्वर्ट होता है। अगर नहीं देखा है तो एपिसोड नंबर 3 की तरफ आपको जाना है। और प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन, यहाँ इस क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आप इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर जाएंगे और गलत उत्तर कर लेंगे। प्रतिदिन खाद्य नमक के तौर पर उपयोग नहीं करना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले तो दिया है आयोडीन युक्त नमक, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग आपको देखने को मिलता है, और हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसको आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे जाएंगे। दूसरा लिखा है समुद्री नमक, तीसरा लिखा है सेंधा नमक और चौथा लिखा है संसाधित साधारण नमक। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें भी 2 ऑप्शन को लेके कंफ्यूजन किया गया था और ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है। अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के सोचे तो ये संसाधित नमक भी किससे निकाला जा रहा है, समुद्री नमक से ही निकाला जा रहा है। लेकिन ये क्या है, संसाधित किया हुआ है। तो संसाधित जो रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल हम किस में नहीं कर सकते, भोजन में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो टेक्निकली कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है कि समुद्री नमक का इस्तेमाल किस में नहीं किया जाना चाहिए, तो रेगुलर डाइट में इस्तेमाल इसका नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। कहाँ क्या पूछा गया है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों के चट्टानों से। दूसरा ऑप्शन दिया है वेनेजुएला के एंजिल प्रपात के फेन यानी झाग से। सी ऑप्शन में दिया है चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से। और चौथा ऑप्शन दिया है अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से निकाला जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो सी सही है कि कहाँ मिलते हैं कपूर के प्राकृतिक पेड़, तो आपको मिलते हैं चीन और जापान में देखने को मिलते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो देहरादून में, मैसूर में, सहारनपुर में और नीलगिरी में पाए जाते हैं। किसकी बात की जा रही है, तो प्राकृतिक कपूर की बात की जा रही है, जिसका वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है, तो सिन्नामोमम कैनफोरा जो है वो इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा है, लाल स्याही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है वो आपसे पूछ रहा है। अगेन ये कौन सा क्वेश्चन है, तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम इस सीरीज़ में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं जिससे नए क्वेश्चन बनने की संभावना है। इससे भी नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो इनके ऑप्शन से बन सकते हैं। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ हम क्या करेंगे, टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फिनॉल से, एनिलीन से, कॉन्गोरेट से और ईओसिन से। ये आपसे पूछा जा
जा रहा है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ईओसीन है। ईओसीन से क्या किया जाता है, तो लाल स्याही बनाई जाती है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं क्या कहाँ यूज होता है। अगर हम ईओसीन की बात करें तो इसकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है, रंग इसका गुलाबी होता है और उसी से ही क्या बनाई जाती है, लाल स्याही बनाई जाती है। कहाँ से मिलता है, तो प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते, कृत्रिम रूप में अवेलेबल रहते हैं। कहाँ से मिलता है, तो जैंथिन से बनता है। जब इसका बीआर छूट जाता है, बीआर मतलब ब्रोमीन की बात की थी हमने, तो ब्रोमीन अगर इससे पीछे छूट जाए तो इसका रंग क्या हो जाता है, तो गहरे भूरा रंग का हो जाता है। मतलब ये बहुत जल्दी फेड कर जाते हैं। ये जो लाल स्याही होती है उसका रंग जब भूरा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो ब्रोमीन के तत्व वहाँ मौजूद थे वो क्या हो गए हैं, तो पीछे छूट गए हैं। वहीं फिनॉल की बात करें तो क्या होता है, C6H5OH, यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, OH लगा है, कुछ ऐसा संरचना इसका होता है। वहीं अगर बात करें किसकी, सफेद ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, हल्का अम्लीय होता है और इसमें रासायनिक जलन होती है। ठीक है, आगे बात करें इसकी उपयोग की, तो उपयोग देख लीजिए, प्लास्टिक और अन्य उत्पाद में, बेकेलाइट में, नायलॉन में और फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, फिनॉल की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी बात की है, जहां ऑल पीछे लगा समझ जाइए अल्कोहल ग्रुप का है, और अल्कोहल में भी कैसा अल्कोहल है, चक्रीय अल्कोहल है, यानी बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। वहीं हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, तीसरे ऑप्शन क्या दिया है, एनिलीन दिया है। यहाँ भी क्या लिखा है, C6H5OH, वापस बेंजीन बना लीजिए और उसके ऊपर क्या लगा है, NH2, इसे ही क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो डाई में या अन्य औद्योगिक रसायन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कॉन्गो लाल स्याही का ऑप्शन देकर, लाल स्याही प्रश्न में देके आपको ऑप्शन में कॉन्गो लाल देके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, ईओसीन है। कॉन्गो लाल का इस्तेमाल कृत्रिम डाई के रूप में किया जाता है, कपास को रंगने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अम्ल क्षार संकेतक की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल क्षार संकेतक का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिटमस की बात करें तो लिटमस क्या बताता है, कोई अम्ल है या क्षार है। पीएच मान यदि 7 से कम होगा तो वो अम्ल है, 7 से अधिक होगा तो वो क्या है, क्षार है, यदि 7 होगा तो क्या है, वो उदासीन है। वैसे ही हम कॉन्गो लाल का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, तो अम्ल है या क्षार है ये पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात हुई कौन से नंबर प्रश्न की, तो हम 10वें नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है, ये आपसे पूछ रहा है। किसकी उपस्थिति दूध में होती है जिसके कारण उसका रंग पीला सफेद होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में दिया गया है कैसीन, दूसरे ऑप्शन में दिया है लैक्टोज, तीसरे ऑप्शन में दिया है कैसीन के साथ कैरोटीन, चौथे ऑप्शन में दिया है लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड, आपको ये दिया गया है। तो याद रखिएगा कैसीन के कारण इसका रंग क्या होता है, व्हाइट होता है। वहीं लैक्टोज के कारण क्या आती है, तो मिठास आती है। वहीं यदि कैरोटीन की बात करें तो इसका रंग इसके कारण क्या होता है, तो येलो होता है। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, सफेद और पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपका कैसीन तो होना ही चाहिए और साथ में कैरोटीन भी होना चाहिए। तो कैसीन के साथ साथ कैरोटीन के कारण क्या हो जाता है, तो दूध का रंग क्या होता है, पीले सफेद रंग का होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो आज हमने किसकी बात की है, तो आज हमने 11 प्रश्नों की बात की है और बात की है 2014 के प्रश्न पत्र की। ऐसे ही हम बहुत जल्द ही साइंस के PYQ को खत्म कर देंगे और किसी नए सेगमेंट की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।